हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज ऊर्जा से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल संख्यात्मक प्रश्न जो आपको टेस्टों में दिए थे, उसमें कुछ डाउट जो थे उनसे संबंधित अपन चर्चा करेंगे और साथ में 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी नए आपको मिलेंगे। तो चलो देखते हैं ऊर्जा से संबंधित संख्यात्मक प्रश्न। पहला क्वेश्चन, ग्रामीण निर्धनता आकलन के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? 2400 कैलोरी होती है। जबकि शहरी निर्धनता के लिए ये जो मात्रा है वो कितनी होती है? वो 2100 कैलोरी होती है। कितनी होती है? 2100 कैलोरी। तो इस कैलोरी को हमें किस में कन्वर्ट करना है? इसको जूल में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं 1 कैलोरी बराबर 4.186। 4.186 क्या होता है? जूल होता है। तो आपको क्या करना है? कैलोरी की जगह 4.186 रखना है। तो कैसे करेंगे इसको? 2400 कैलोरी लिख दिया, 2400, और ये जो कैलोरी है इसकी जगह ये वाली वैल्यू उतार दो, 4.186 और ये जूल। और जब हम इसे हल करेंगे, गुणा करेंगे, तो इसमें कौन सा उत्तर प्राप्त होता है? ये 10,046 जूल इसका आंसर प्राप्त होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एक पिंड को जब h ऊंचाई से गिराया जाता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो बच्चों के सामने फेस हुई है वो ये वाली हुई है। h/3 गहराई से गिराया जाता है तो गिरने की स्थिति में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो देखो, ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित ये जो क्वेश्चन है हमारा, कि एक पिंड माना h ऊंचाई पर है, तो इस जगह कुल जो ऊर्जा होगी वो इस रूप में होती है, E बराबर K प्लस U के रूप में होती है। और यहाँ K की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और E बराबर, और U की वैल्यू क्या होती है? mgh। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ जो कुल ऊर्जा है वो किसके रूप में है? वो mgh के रूप में है। अब आप कहीं भी ले लो, आप इस बिंदु पर ले लो या इस बिंदु पर लें। जैसे इस बिंदु की हम बात करें तो इस बिंदु पर कुल ऊर्जा क्या आएगी? E बराबर K प्लस U। K का मान 1/2 m। यहाँ जो वेग होगा, जैसे माना v1 वेग है, तो यहाँ गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? v1 स्क्वायर प्लस, और स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? mgh। h ये वाला लेंगे हम। h कौन सा लेंगे? ये वाला। माना ये h1 है तो यहाँ कितना आ जाएगा? ये h1 के रूप में इसे लिखेंगे। तो देखो, गतिज ऊर्जा, यहाँ जो वेग होगा उस वेग के अनुसार गतिज ऊर्जा का मान आएगा 1/2 m v1 स्क्वायर। और u कितनी होगी? mgh। h यहाँ से हाइट लेंगे, इस जगह से हाइट लेंगे, वो आ जाएगी आपकी mgh1 आ जाएगी। और यहाँ ये E कितना है? E देखो ये पड़ा, कितना है? mgh। यानी बीच में किसी भी बिंदु पर जब हमें ऊर्जा की वैल्यू जो देखनी है उसके लिए ये याद रखना है कि mgh यानी कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा में हाइट जो है वो सतह से हम देखेंगे कि कितनी ऊर्जा होती है। तो इसमें क्या कह रहा है? h ऊंचाई से गिराया जाता है तो h/3 गहराई पर। तो देखो, यहाँ से ये पिंड जब गिरेगा, इस जगह से जब गिरता है, ये पूरी h है और ये माना h/3 पर गिर गया, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है। h/3 गहराई में जब गिरता है तो उस समय गतिज और स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। किस जगह? इस बिंदु पर। हमें किसका अनुपात निकालना है? K अनुपात U निकालना है। क्या निकालना? K अनुपात U है। तो K का मान कैसे आएगा भाई? U आप निकाल सकते हो इस जगह। U कैसे निकालेंगे? U देखिए, U इस जगह U का मान, U का मान क्या होगा? U बराबर mgh हाइट, लेकिन हाइट में h तो पूरी है, हम h कौन सी लेंगे? हम h ये वाली लेंगे। और ये h कितनी होगी? h/3 ऊपर रह गई तो ये रह जाएगा 2h/3 रह जाएगा, क्योंकि h में से h/3 को आप क्या कर दो? घटा दो, और घटाएंगे तो मान कितना आएगा? 2h/3। ये हाइट कितनी है? 2h/3। तो 2h/3 पर स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी इंटू 2h/3। तो ये तो स्थितिज ऊर्जा हो गई। अब गतिज ऊर्जा,
गतिज ऊर्जा कैसे निकालें, तो देखो इस बिंदु पर कुल ऊर्जा बराबर 1/2 mv1² प्लस mgh होता है नहीं, तो कुल जो ऊर्जा है उसके सापेक्ष हम क्या निकालेंगे, उसके सापेक्ष गतिज ऊर्जा निकालेंगे। किस बिंदु पर, इस बिंदु पर। तो ये आ जाएगा E बराबर K प्लस U। E का मान कितना है mgh, K को K पड़ा रहने दो, और U कितना पड़ा है, U ये पड़ा K प्लस mg इंटू 2h/3। ठीक है, अब इससे किसका मान निकालना है, K का मान निकालना है। इस वैल्यू को किस तरफ ले आओ, इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा mgh माइनस mgh कितना 2mgh भाई कितना हो गया 3। किसका, किसकी वैल्यू है ये, K की वैल्यू है। कितना रह जाएगा, देखो 3 यहाँ आ जाएगा, 3 में से 2 गए, कितना बचा mgh, और बट्टे में कितना रह जाएगा 3 रह जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा K बराबर mgh/3। इसमें से इसको घटाएंगे, 2/3 भाग को 1 में से घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 1/3 भाग बच जाएगा। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, K और U की निकालनी है। तो देखो K का मान कितना आ रहा है भैया आपके पास में, K का मान आ रहा है mgh/3। तो यहाँ लिख देते हैं mgh/3 प्रपोर्शन अनुपात U कितना हमने निकाला था 2mgh/3। तो 2mgh और बट्टे में कितना कर देंगे 3। कितना आ रहा है, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल है, कितना दिख रहा है 1:2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1:2 के रूप में इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। रह जाएगा ध्यान में। कैसे, स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे कितनी, h/3 को घटा दो, 2h/3 जमीन से 2h/3 के ऊपर स्थितिज ऊर्जा होगी mgh 2h/3। ठीक है, फिर गतिज ऊर्जा निकाल लो, कुल ऊर्जा mgh प्लस k प्लस mgh इंटू 2h/3। इससे k का मान निकालो, k का हमने निकाला mgh/3 आ गया ना ये। तो यहाँ कर देंगे k अनुपात u, तो k का मान mgh/3 और u का मान कितना है 2mgh/3। 3 से 3 कैंसिल, mgh से mgh कैंसिल, कितना आ रहा है 1:2 के रूप में ये वैल्यू प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट देखो, किसी निकाय पर संरक्षी आंतरिक बल द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक मान तुल्य होता है। नया क्वेश्चन है ये। फॉर्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा से संबंधित, F इक्वल्स टू माइनस du/dr। स्थितिज ऊर्जा का जो फलन होता है स्थिति के सापेक्ष, उसका मान हमेशा संरक्षी बल के तुल्य होता है। ये कौन सा बल है, संरक्षी बल है। ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, और ये क्या है, स्थिति है। तो इसको यदि हम लिखें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखो du बराबर F/dr आ गया। ये F/dr सदिश रूप में लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, डॉट के रूप में ये वैल्यू आ जाती है। देखो क्या कह रहा है, संरक्षी आंतरिक बल, संरक्षी आंतरिक बल कौन सा हो गया F द्वारा किया गया कार्य। तो ये कार्य बना कि नहीं बना भैया, बन गया ना कार्य W है। तो F/dr लेकिन माइनस है, ये माइनस, तो माइनस du। कौन सा उत्तर होगा, ढूंढो। कुल ऊर्जा में परिवर्तन के, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के, या स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के। तो पढ़ा है ना, देखो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के। तो इसका ये वाला हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान में रखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट, 200 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु या एक पिंड या एक कार जो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति कर रही है को रोकने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होगी। तो ऊर्जा की मात्रा वही होगी जो उस कार को रोकने के लिए किया गया कार्य होगा। ठीक है, अब किया गया कार्य या ऊर्जा का जो मान हम निकालें, तो देखो इसमें 200 किलोग्राम, ये किसका मान दे रखा है, m का मान दे रखा है 54 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से गति कर रही है, और उसको क्या करना, रोकने के लिए। तो ये भी यहाँ वेग ही तो है, रोकने का मतलब v बराबर क्या हो गया 0, और ये वेग है तो आप इसको 2 मान लो और इसको क्या मान लो v1 मान लो। v1 है, v2 है, कार्य पूछा है, ऊर्जा पूछी है, कौन सा नियम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। और कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है, कार्य ऊर्जा प्रमेय होती है W बराबर डेल के। W बराबर डेल के का मतलब 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2
एम V1 स्क्वायर, 1/2 एम को आप कॉमन ले लीजिए और ये V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर वैल्यू रख दीजिए। m 200 पड़ा है तो यहाँ लिख देंगे 1/2 गुणा और ये कितना कर दिया, ये 200। V2 का मान कितना है 0, तो यहाँ क्या कर देंगे हम 0 कर जाएंगे। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति कर रही है को क्या करना है, रोकने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होगी। कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, माइनस V1 स्क्वायर, तो ये वैल्यू किसकी है, V1 की है और यह किलोमीटर प्रति आवर में है, तो हमें किस में बदलना है, उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो देखो 54 किलोमीटर प्रति आवर, 54 किस में लाना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो देखो जब किलोमीटर प्रति आवर में होता है उसे मीटर प्रति सेकंड में हम बदलते हैं, तो एक तो तरीका होता है, इस किलो की जगह क्या लिख दो, 1000 लिख दो हैं, और h की जगह क्या लिख दो, 60 गुणा 60, या सीधा सीधा इसे 5/18 से क्या कर दो, गुणा कर दो और ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो देखो 18 3 54 कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, तो -15 का क्या कर देंगे स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर ये इससे काट दिया, कितना आ गया 100, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 है, और 225 को किससे गुणा करेंगे, 225 को किससे गुणा हो जाएगा, 100 से गुणा हो जाएगा, और 100 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, ये ऋणात्मक में आ रहा है लेकिन यहां किया गया कार्य है ऊर्जा के रूप में, तो देखो कौन सा बनेगा, इसमें 225 किलो जूल नहीं मिल रहा है क्या, कोई सा शायद अभी जो बनाई है उसमें ये मिस्टेक हुई है, दोबारा देखते हैं। देखो W बराबर डेल के कितना हो जाएगा, 1/2 m V2 स्क्वायर माइनस 1/2 m V1 स्क्वायर, 1/2 m V2 स्क्वायर, V2 स्क्वायर की वैल्यू क्या करेंगे, V2 स्क्वायर की रोकने के लिए, ये अंतिम वेग हो गया, ये 0 हो गया है। प्रारंभिक वेग कितना है 54 किलोमीटर प्रति आवर, तो 54 को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो 54 किलोमीटर प्रति आवर, 54 गुणा कितना करेंगे 5/18 मीटर प्रति सेकंड, इसे काटेंगे 18 3 54 5 3 15, ये आता है 15 मीटर प्रति सेकंड वैल्यू प्राप्त होती है। और यहाँ अपन 15 करते हैं तो 15 का स्क्वायर कितना आता है 225, और यहाँ है 200 किलोग्राम, तो ये 200 किलोग्राम नहीं था, आपको बता दूं क्वेश्चन में 2000 किलोग्राम था, क्योंकि कार जो है उसका वेट कितना होता है 2000 1400 1500 के समथिंग, तो यदि अपन 2000 करेंगे तो 2000 करते ही ये आ गया आपका, तो ये हो गया 2,25,000। मिल रहा है क्या उत्तर, मिल रहा है, बताऊं कैसे, इन 3 बिंदु को हम क्या कहते हैं, किलो कहते हैं, 225 और ये बन गया किलो, हो गया ना, और ये क्या आ गया जूल के रूप में ये वैल्यू आ जाती है, किलो जूल। तो कौन सा उत्तर होगा 225 किलो जूल होगा। प्रश्न में आप देखना आपके टेस्ट वाले में ये 200 नहीं है, कितना है 2000 किलोग्राम है, तो इस तरह से 225 किलो जूल इसका निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ ये क्वेश्चन फर्स्ट पीरियड में आया हुआ है, किस वाले ऑप्शन में गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है। तो क्या करना है आपको, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिख करके जोड़ना है, m आ गया v स्क्वायर हो गया 1/2 फिर m आ गया इंटू ये कितना हो जाएगा 2v स्क्वायर हो जाएगा, हो गया नहीं, कितना मान बना, देखो 2 2 जा कितना हो गया 4, स्क्वायर करेंगे तो 4 तो ये हो गया और 1 ये है 1/2 mv स्क्वायर, आप 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 कहाँ आ जाएगा पीछे, तो ये वाला भाग कितना हुआ 4 और ये वाला कितना है 1, 4 और 1 कितने हो गए 5, तो ये मान आता है 5 गुणा 1/2 mv स्क्वायर। ऐसे औरों का देखें, जैसे इसके लिए अपन देखें तो इसका मान आता है 1/2 इंटू 2m है ना, और ये v स्क्वायर प्लस 1/2 2m इंटू v स्क्वायर। तो देखो 2 से या 2 से नहीं भी काटें तो ऐसी स्थिति में देखो 2 बाहर ले लो और यहाँ 2 बाहर ले लो, 1/2 mv स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं हम, 2 और 2 कितने हो गए 4, तो ये कितना आ गया गुणा में 4 प्राप्त होता है, वो पहले वाला कितना था 5 था, तो इससे ज़्यादा ये है कि नहीं है। ऐसे ही हम इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और इन दोनों की निकालते हैं तो कितना आता है देखो 1/2 m, ये डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं 4v स्क्वायर प्लस 1/2 और इंटू में क्या करेंगे 2m, और ये फिर सीधा कर दूं 4v स्क्वायर। तो देखो अब इसमें कितना आता है 1/2 mv स्क्वायर यदि अपन कॉमन ले लें,
हैं, 1/2 mv² कॉमन लेते हैं तो यहाँ तो कितना रहा 4, ठीक है, और ये 4 दूनी 8, 8 और 4 कितना होता है 12 होता है। तो यहाँ 1/2 कितना आ जाएगा 1/2 mv², और इससे पहले हम कितना कर देंगे 12, तो ये हो जाएगा 12 है इसका मान। देखो 4 दूनी 8, तो 8 तो ये इधर हो गई, और ये 4 पड़ी, 8 और 4 कितनी हुई 12, तो यहाँ 12 गुणा 1/2 mv² है। जबकि इसमें देखेंगे तो इसमें कितना रहा है 1/2 mv² प्लस 1/2 m इंटू ये 9v², कितना है 9v²। तो देखो 9 तो ये पड़ा और 1 ये पड़ा, ये कितना हुआ ये 10 हुआ, यानी 10 गुणा 1/2 mv²। तो इसमें 5 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 12 आ रहा है, इसमें 10 आ रहा है, तो सर्वाधिक मान वाला कौन सा हुआ, सबसे ज़्यादा मान वाला ये हुआ। देख लो अच्छी तरह से। अरे 2 को 2 से काट गए थे आप, तब कंफ्यूज हुआ था आपके, तब आपको 4 और 4 कितने दिखे थे 8 दिखे थे, लेकिन 2 को 2 से काटो मत, 1/2 mv² कॉमन लो, और 1/2 mv² कॉमन लेंगे तब ऐसी अवस्था में ये कितना हो जाएगा, तब ये वाला काटने की आवश्यकता नहीं है, और ये हमारे पास में कितना प्राप्त होगा 12 प्राप्त होगा, तब ये आपका उत्तर प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों का मिड डे मील के तहत कितनी ऊर्जा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। तो देखो एक में तो है 450 कैलोरी, 450 कैलोरी किसके लिए है, ये है 1 से 5 तक के लिए, ठीक है, और 6 से 8 तक के लिए कितनी है, ये है 700 कैलोरी, कितनी है 700 कैलोरी। मान निकालना है जूल में 700 कैलोरी, तो देखो यहाँ तो 450 कैलोरी दे रखा है, नहीं होगा ना, यहाँ ये दे रखा है, ये भी नहीं होगा, तो 700 कैलोरी कितना है 700 कैलोरी, ये किस में आ गया जूल में आ गया, तो साफ पता चल रहा है उत्तर तो ये होना है। अरे 700 कैलोरी, तो 700 कैलोरी है क्या, नहीं है, 700 कैलोरी है नहीं है, दोनों ऑप्शन कट गए ना। उत्तर हमें लाना किस में, उत्तर हमें जूल में लाना, कैलोरी में, या जैसे माने कि 700 कैलोरी, 700 कैलोरी ये भी नहीं है, ये तो 700 जूल दे रखा है, तो इसको काट दो, उत्तर ये होना है। चलिए देखिए 700 कैलोरी, ये 700 और 4.186, सीधा गुणा करके देख लो कितना करेंगे, 7 चौक 28, देखो आ रहा है ना, और ये 1 8 आगे पड़े ही हैं, तो 28 29 जा रहा है ना ये, तो कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका ये वाला हो जाएगा 2930 जूल के रूप में वैल्यू आ जाएगी। जब एक पिंड h ऊंचाई से गिरता हुआ पृथ्वी सतह से टकराता है तब उसका वेग क्या होगा, या उसके लिए इनमें से कौन सा मान सही होगा, तब उसका वेग होगा, कहाँ से गिर रहा है, h ऊंचाई से गिर रहा है, इस जगह से नीचे की ओर गिर रहा है। भैया यहाँ कुल ऊर्जा कितनी होती है भाई, E बराबर mgh, यहाँ कुल ऊर्जा कितनी होगी, E बराबर k प्लस u का मतलब 0, u का मतलब क्या होता है 0 है, k बराबर E आया ना, तो k बराबर क्या हो गया, k बराबर आ गया k बराबर mgh। अरे k का मान किसके बराबर है, E के बराबर है, और यहाँ E बराबर क्या दे रखा है mgh, क्योंकि सतह पर u का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ k बराबर हम क्या लिखेंगे mgh लिखेंगे। पूछा क्या है उसने, वेग पूछा है, तो k की जगह लिख देते हैं 1/2 mv² बराबर mgh, कीजिए हल, m से m कैंसिल, 2 उस तरफ चला जाएगा, v² बराबर 2gh, और v बराबर कितना आ जाएगा √2gh, कौन सा आ जाएगा √2gh। देखो एक तो तरीका इसका ये वाला है, एक तरीका कौन सा है, एक ये भी ले सकते हैं कि एक पिंड जब h ऊंचाई से ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो उसका अंतिम वेग क्या होगा, तो गति का तीसरा समीकरण यही होता है ना। प्रारंभिक वेग क्या है, प्रारंभिक वेग u है, कितनी वैल्यू होती है जब पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हैं, तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, तो v² बराबर 0 प्लस 2gh आ गया ना वो, कब v बराबर कितना हो जाएगा √2gh। तो समझ रहे हो, जब भी किसी पिंड को ऊपर से हम नीचे की ओर स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ेंगे प्रारंभिक वेग 0 होगा, और उसकी हर अवस्था में कुल ऊर्जा का मान, कुल यांत्रिक ऊर्जा का मान कितना होता है
mgh होता है। जब भी आपको वेग निकालना हो तो आप 1/2 mv² k की जगह लिख दो, u की जगह वैल्यू रख दो और e की जगह कितना लिख दो, mgh लिख दो। 4.186 कैलोरी ऊष्मा द्वारा कितना कार्य संभव है। कार्य संभव कैलोरी में दे रखा है, मान जूल में लाना है। 4.186 कैलोरी, W बराबर है कैलोरी ऊष्मा द्वारा कितना कार्य संभव होगा। 4.18, इसकी जगह जूल लिखना है। 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, 1 कैलोरी में यही मान आता है, यही मान आता है। बड़ा छोटा सा प्रश्न है, जल्दबाजी में अपन सोचते हैं कि 4.186 में 4.186 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। दिमाग में झट से आता है कि 1 कैलोरी बराबर 1/4.186 जूल, ऐसे लिख जाते हैं हम, ऐसे कर जाते हैं। 1 जूल बराबर 4.186 ये कैलोरी। अब 1 कैलोरी बराबर कितना लिख जाएंगे, 1/4.186 और ये जूल। अब यहाँ ये रख देते हैं, गुणा और काटेंगे, काटते ही सबसे पहले उत्तर क्या पड़ा है, जबकि ऐसा नहीं होगा, गलत कर जाएंगे। ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है। तो यहाँ लिख दो 4.186 जूल, गुणा कर दो, 4 को 4 से गुणा करोगे 16, दिख रहा है कहीं, ये 17, ये 16 पॉइंट ये आ जाएगा समथिंग। तो इस तरह से ये चौथा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंगों के बल नियतांक। स्प्रिंग ये उस टाइम बताया नहीं था, एक सूत्र है सिंपल सा, अपने 10वीं की बुक्स में दे रखा है, इसलिए मैं ले रहा हूँ इस क्वेश्चन को। कि स्प्रिंगों के नियतांक दे रखे हैं, एक का K1 दे रखा है और एक का कितना दे रखा है, K2 है बल नियतांक। उनमें समान खिंचाव उत्पन्न किया जाता है, दोनों में कितना खिंचाव, उसमें x विस्थापन दिया जाता है। तो इनकी प्रत्यास्थ ऊर्जा को किससे लिखेंगे, E1 और E2 से लिखते हैं। इनकी प्रत्यास्थ ऊर्जा हो तो E1 और E2 का अनुपात ज्ञात करो। किसका अनुपात निकालना है, E1 व E2 का अनुपात ज्ञात करो, ये हमें निकालना है। E1 बट्टा E2, ये वाला मान निकाल। अब E1 प्रत्यास्थ ऊर्जा है, तो किसी स्प्रिंग, कोई स्प्रिंग जो होती है उसको यदि हम खींचें या संपीड़ित करें, दोनों ही अवस्थाओं में कौन सी ऊर्जा उसमें संचित होती है, स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। आप खींचोगे तो आपने x विस्थापन दिया है, तो x विस्थापन के लिए किया गया जो कार्य होगा वही उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसका मान होता है। तो संचित स्थितिज ऊर्जा या उसकी प्रत्यास्थ जो ऊर्जा होती है उसका मान होता है 1/2 kx² होता है। ये वाला सूत्र होता है, E बराबर 1/2 kx²। और ये k जो है इसके लिए अपन लिखते हैं F इक्वल्स टू क्या लिखा जाता है, kx। तो k के द्वारा मान F/x के रूप में यहाँ मान निकाल सकते हैं ऐसे। तो यहाँ चलो देखो रखो मान, तो E1 बट्टा E2 है, तो यहाँ E1 की जगह क्या लिख देंगे, 1/2 K1 है, विस्थापन दोनों के लिए क्या है, सेम है, बट्टा 1/2 स्प्रिंग नियतांक कितना है, K2 है, विस्थापन दोनों के लिए कितना है, x²। 1/2 से 1/2 काम आया, इसको b कर दो साफ, कितना बच गया, K1 बट्टा K2 के रूप में इसका आंसर प्राप्त हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, पहला आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा है, 1/2 kx²। जब भी स्प्रिंग को हम काम में लें और k जो होता है, k की वैल्यू F इक्वल्स टू kx माइनस kx के रूप में लिखते हैं जब भी, लेकिन ऋणात्मक जो निशान होता है वो उसकी किसको, दिशा को व्यक्त करता है। किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा निर्भर नहीं करती गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। जब पिंड किसी ऊंचाई पर रखा हुआ है, किसी पिंड को नीचे से हम सतह से ऊपर की तरफ उठा करके लेकर के जाते हैं, तो उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है, उसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। और वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसका मान किस पर निर्भर नहीं करता, पिंड के द्रव्यमान पर बिल्कुल करेगा, mgh लिखते हैं, जबकि फॉर्मूला तो इसके लिए होता है, u बराबर -G_M अपोन में क्या लिखते हैं, r के रूप में से लिखते हैं। ठीक है, r पृथ्वी सतह से, पृथ्वी के केंद्र से दूरी के रूप में लेते हैं, r+h के रूप में से लेते हैं। तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, u बराबर ये भी तो लिखते हो आप mgh है। गुरुत्वीय त्वरण
गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है कि नहीं करता? करता है। गति के पथ पर पृथ्वी तल से ऊंचाई पर किस पर निर्भर करता है? एच पर भी करता है। इस पर निर्भर नहीं करता, तो इसका हो जाएगा ये, गति के पथ पर निर्भर नहीं करता। नया प्रश्न था वो, बिल्कुल नया था। 3 क्वेश्चन नए करवाए हैं, बिल्कुल देखना इसमें। एक पिंड को जब h ऊंचाई से गिराया जाता है, जब पिंड h/4 दूरी तक गिर जाता है, तब उसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जाओं का अनुपात। देखो करवाया ना पहले मैंने, अब मैं सीधा कराऊंगा। यहाँ h/4 दूरी तक गिर जाता है, पिंड यहाँ था और ये h/4, ये है h/4 और ये टोटल कितनी है? h है। क्या क्या? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। पहले स्थितिज ऊर्जा है, यहाँ हम निकालेंगे u अनुपात k की वैल्यू निकालेंगे, u अनुपात k। तो देखो u क्या होगा, इस जगह u, इस जगह u, बताओ u, mg इंटू h। h में h/4 लूँ या क्या लूँ? ये आएगा भैया, h में ये वाली वैल्यू आएगी और ये कितनी लिखेंगे? h माइनस h/4 लिखेंगे, h माइनस h/4। अरे एक में से पाव जाता है, चौथाई जाता है, तो कितना बचता है? 3/4, पौन बच जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 3h/4। तो ये तो यहाँ क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी इस बिंदु पर, आगे ना स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का मान यहाँ अपन लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे? 3/4 mgh और ये अनुपात हो गया ये। चलो अब इसी बिंदु पर क्या निकालें? गतिज ऊर्जा। बात किसकी हो रही है? गतिज ऊर्जा की हो रही है, के। तो देखो मैंने अभी बताया था, ऊर्जा संरक्षण के नियम के मुताबिक यहाँ कुल ऊर्जा होती है E बराबर K प्लस U के रूप में मान आता है। K का मान, K को K ही पड़ा रहने दो क्योंकि गतिज ऊर्जा ही पूछी है, K रख दो। E कितना है? कुल ऊर्जा है। कुल ऊर्जा यहाँ कितनी होगी? mgh होगी। और U ये कौन सी? इस जगह वाली, और इस जगह वाली U कौन सी है? जो अभी अपन ने निकाली है, 3/4 mgh। तो यहाँ कर देंगे 3/4 mgh। हल कर लो K की वैल्यू, इसको इधर ले आओ, mgh माइनस 3/4 mgh और बराबर में क्या कर देंगे? K कर देंगे। अरे ये तो एक है कि नहीं है, और ये 3/4 है ना। एक में से 3/4 जब जाएगा तो कितना रह जाएगा? 1/4 रह जाएगा। तो K का मान कितना बच जाएगा? 1/4 mgh। रख दीजिए 1/4 mgh आ गया। mgh से mgh कैंसिल है, 3/4 अनुपात 1/4। बोलो कितना बचा? 3/1 के रूप में ये वैल्यू रह जाती है। कौन सा आ जाएगा? इसका पहला हो जाएगा। कुछ बच्चों ने क्या किया, नीचे से हाइट ले ली h/4 है। जब पिंड h/4 दूरी तक गिरता है, ऊपर से इस दूरी तक गिरेगा, उस अवस्था में पूछा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जब पिंड h ऊंचाई से गिरता हुआ पृथ्वी सतह से टकराता है तब होगा। ये वेग अपन कर चुके, आ गया दोबारा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक 120 जूल कार्य को संपन्न करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होगी। कैलोरी में पूछा है सीधा। 120 जूल ऊर्जा की मात्रा पूछिए है। सीधा सीधा जूल की जगह कैलोरी वाला मान रख दो। कितना होता है? 1 जूल बराबर 1/4.186 ये कैलोरी होता है। और जब भाग देते हैं तो 0.239 और ये कैलोरी। तो कर दीजिए गुणा, 0.239 और ये कैलोरी। और जब इसे गुणा करेंगे तो गुणा करने पर देख लो कौन सा मान प्राप्त हो रहा है। करोगे ना गुणा है, तो गुणा करने पर जो भी है आंसर है, बिल्कुल देख लेना इसमें कौन सा प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट। एक निर्वात में 2 किलोग्राम के पिंड को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर उछालने पर अधिकतम ऊंचाई पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? अधिकतम ऊंचाई पर जब पिंड को उछालेंगे हैं 2 किलोग्राम के पिंड को, तो m की वैल्यू कितनी हो गई? 2 किलोग्राम हो गई।
पिंड 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर उछालने पर, ऊपर की ओर उछाल रहे हैं, तो यहाँ ये प्रारंभिक वेग कह सकते हो v1 बराबर कितना हो गया 40 मीटर प्रति सेकंड। अधिकतम ऊंचाई पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम सोचते हैं कि यहाँ से उछाला, इसने कितनी ऊंचाई तय की। अरे आप ये देखो कि यहाँ ई का जो मान है वो यू के रूप में होता है, कितना होता है mgh होता नहीं यहाँ के नहीं होती, इस जगह के बराबर क्या आता है 0 आता है। अब सतह की बात करें तो सतह पर ई बराबर क्या होता है के प्लस यू, जबकि यू बराबर यहाँ क्या है 0 है। अरे यू का मान 0 है ना यहाँ, तो यहाँ सिर्फ कौन सी ऊर्जा बचेगी? सिर्फ के बचेगा। यहाँ कितना रहेगा? यहाँ के रहेगा हैं। ई बराबर के प्लस यू, यू कितना है 0 हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ ई बराबर कितना बचा के, और के कितना होता है 1/2 mv²। तो देखिए ये 1/2 mv² किसके बराबर है? ई के बराबर। और ये ई है कि नहीं है? ये ई किसके बराबर है? mgh के बराबर। तो यहां आप गतिज ऊर्जा निकाल लो, जो गतिज ऊर्जा निकालोगे वही किसका मान होगा? स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। समझ गए ना? ये यहां गतिज ऊर्जा और यहां स्थितिज ऊर्जा। आप पिंड को जब ऊपर की तरफ उछालोगे तो इस अवस्था में जो ऊर्जा होगी यांत्रिक ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा, वही यांत्रिक ऊर्जा इस अवस्था में होती है। तो यहां सिर्फ और सिर्फ हम क्या निकालेंगे? 1/2 mv² निकालेंगे ना। ये किसका मान होगा? ई का मान होगा। और यहाँ ई किसके बराबर है? mgh के बराबर है। तो बोलिए स्थितिज ऊर्जा आई कि नहीं आई? आगे नहीं है, तो ये हो जाएगा ई बराबर mgh और 1/2 m कितना है 2, v कितना है 40, क्योंकि मात्रक सेम है, मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम m केस वाले ही हो गए, 40 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, ये आ जाएगा 16 और ये 2 बिंदु और लगा दो तो कितना आ जाएगा 1600 जूल प्राप्त हो जाएगी। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 200 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान किसके तुल्य होगा? ये प्रश्न हर एग्जाम में, सामान्य विज्ञान की एग्जाम्स में आता रहता है। 200 यूनिट जो है इसके मान को हमें किस में लेकर के आना है? किलो जूल, किलोवाट घंटा, देखते हैं क्या निकलता है इसका। तो 200 यूनिट के बराबर एक तो ये वाला मान लिख सकते हैं। यूनिट के इक्वल क्या होता है? किलोवाट घंटा। तो है क्या? देखो 200 किलोवाट घंटा, कहीं नहीं है 200 किलोवाट घंटा, तो इसका मतलब ये वाला तो नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 200 किलोवाट घंटा, तो इसको 3.6 गुणा 10⁶ जूल के रूप में लिखते हैं, तो वो मान रखते हैं 3.6 गुणा 10⁶ जूल हो गया। अब 7 बेहतर आ रहा है, तो आ रहा है ना, ये देख लो। तो 3.6 को 2 से गुणा करते हैं तो ये हो गया 7.2, ठीक है। 7.2 गुणा पॉइंट को हटा दो, ये से कैंसिल, ये आ गया 720 गुणा 10⁶ जूल। 720 गुणा 10⁶ जूल, 720 ये भी रहा, 720 किलोवाट घंटा नहीं है, 720 किलो जूल भी नहीं है, और 720 मेगा जूल, 720 ये क्या बन गया? मेगा बन गया, मेगा बन गया ना ये 10⁶। तो कौन सा हो जाएगा ये? 720, इस मेगा मीन्स होता है 10⁶ जूल। तो आ रहा है ना उत्तर? तो ये सेकंड वाला, इस थर्ड वाला इसमें हो जाएगा। 0, 1, 2, 3, 9 तक की संख्याओं को जाना जाता है। कर लोगे? हो गया था ना। इन संख्याओं को कौन सी संख्याएं कहते हैं? अंग्रेजी संख्याएं नहीं कहते हैं, जल्दबाजी मत कर जाना भाई। देवनागरी लिपि भी नहीं होती, देवनागरी लिपि तो ये वाली होती है अपनी, ये वाली होती है। आ रहा है ध्यान में हैं? अरे एक वो कहते हैं ना कितने का आंकड़ा, वो अपन कहते हैं 36 का आंकड़ा, बोलते हैं ना। क्या है ये 36 का आंकड़ा? ये 36 का आंकड़ा देखो ऐसे होता है। किसका आंकड़ा? 36 का आंकड़ा। इसको 36 का आंकड़ा कहते हैं। ओ यूं टेढ़ो है, ओ यूं टेढ़ो है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? 36 का आंकड़ा कहते हैं। ये वाला, ये देवनागरी लिपि होती है। ये वाले अंक देवनागरी लिपि में होते हैं। अरबी संख्याएं नहीं है, कौन सी होगी? दशमलव संख्या होगी। हिंदू अरेबिक नंबर हो गए। कौन से नंबर हो गए? हिंदू अरेबिक नंबर। पवन चक्की में ऊर्जा रूपांतरण का सही क्रम है। पवन चक्की में, पवन है, हवा आने से पवन चक्की चलेगी, और पवन चक्की चलेगी, वहाँ कौन सी ऊर्जा होगी? पवन ऊर्जा होगी पहले, पवन ऊर्जा। ये यांत्रिक है, ये तो नहीं है।
देखो उसमें पवन है, और पवन हवा से यंत्र काम करता तो यांत्रिक ऊर्जा। यहाँ तक सही है, लेकिन यांत्रिक से ऊष्मा नहीं बनती, तो ये भी गलत हो गया। पवन ऊर्जा ठीक है, पवन ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, और ये फिर क्या बनती है, विद्युत ऊर्जा, बिल्कुल ठीक है। ये थर्ड वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा। पवन चक्की चलेगी हवा आने से, तो हवा पवन ऊर्जा हो गई। पवन चक्की चलना क्या हो गया, यांत्रिक कार्य, यांत्रिक ऊर्जा हो गई, और उससे क्या बनती है, बिजली बनती है, तो क्या होगी, विद्युत ऊर्जा हो गई। एक पंखे पर 40 वाट 220 वोल्ट लिखा हुआ है, जो प्रतिदिन घर में 10 घंटे उपयोग में लाया जाता है। एक माह का विद्युत खर्च है। तो खर्च, विद्युत खर्च जब भी ज्ञात हम करते हैं तो क्या लिखते हैं, P गुणा T, वाट गुणा समय, ये तो लिखते हैं। समय को घंटे के रूप में लेते हैं। वाट देखो इसमें कौन सा, वाट की कर रहे हैं, यहाँ कंफ्यूज हुए बच्चे। कुछ बच्चों ने 220 किया ना, 220 भूल के भी नहीं करना, ये वोल्ट है, हमें वाट लेना है, ये वाट है। देखो वाट में है 40 वाट, तो यहाँ लिखेंगे 40, ये वाट हो गया, आ गया ना 40 वाट। आगे कर लोगे अब तो। प्रतिदिन घर में 10 घंटे, ये 10 घंटे उपयोग में, कितना समय, 1 माह है, तो 1 माह में कितने दिन, 30 दिन हैं, घंटे कितने, 10, तो ये सारा यहाँ लिख देंगे एक साथ में, है गुणा कर दीजिए, 4 3 12, 1 2 3 हो जाएगा ना, 3 बिंदु 2 3 है वाट, और ये क्या कर देंगे, घंटे। आ रहा है याद, ऊपर क्या लगाओ, किलो, ऊपर क्या लगाएंगे, किलो, और नीचे क्या लगा दो, 1000, ऊपर किलो लिख दो, 1000 से 1000 गए, क्या बच गया, ये हमारे पास में बच गया 12 किलो वाट घंटा, या 12 यूनिट आ जाएगा इसका। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 12 यूनिट हो जाएगा। तो देखो एक और चीज़ बता दूं, एक बच्चे का फ़ोन आया था बीकानेर से कि सर किलोवाट घंटा भी तो विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई होती है। बिल्कुल सही है, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा होती है, ठीक है। लेकिन यदि यूनिट साथ में आती है तो किलोवाट घंटा से पहले हम यूनिट को टच करेंगे, यूनिट को लेंगे, क्योंकि हम जो पैसे देते हैं विद्युत विभाग में हैं तो वो किस में, यूनिट के रूप में देते हैं ना, है यूनिट के रूप में वो पैसों का भुगतान किया जाता है। तो दोनों जब हों तब आपको यूनिट करनी है, ठीक है। और दोनों में से यदि एक ही दिया हुआ है, यूनिट दे रही है या किलोवाट घंटा दे रखा है, तो आप किलोवाट घंटा बिल्कुल कर सकते हो। तो विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा भी होती है, और क्या होती है, यूनिट भी होती है। अंकगणित का जनक माना जाता है, तो अंकगणित का किसको माना जाता है, आर्किमिडीज को। ये किसके, बीजगणित या रेखा गणित, रेखा गणित के जनक माने जाते हैं। जबकि अल्क्वारिज्म किसके माने जाते हैं, बीजगणित के माने जाते हैं। भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि इनकी प्रसिद्ध पुस्तक। नेक्स्ट, 5 HP की एक विद्युत मोटर, तो 5 HP यहीं लिख देता हूं मैं, 5 गुणा 746 वाट कर लोगे ना ये। तो 1 माह का विद्युत उपभोग ज्ञात करो, जबकि मोटर प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करती है, 2 घंटे। तो सीधा हम करेंगे 5 गुणा 746, ये हो गया वाट है। समय कितना है, 1 माह है, यानी 30 दिन हो गए, और एक दिन में कितने घंटे, 2 घंटे, तो गुणा 2, और ये क्या कर देंगे, यहाँ घंटे के रूप में लिख देंगे, आ गया नहीं। जबकि मोटर प्रतिदिन 2 घंटे कार्य करती है। ऊपर आप क्या लगा दो, ऊपर किलो लगा दो, और नीचे किससे गुणा कर जाओ, 1000 से गुणा कर जाओ, कर लेना, गुणा करोगे निकल आएगा उत्तर। झरने के गिरते पानी में ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो देखो झरना ऊपर से जब गिरेगा तो ऊपर से गिरता तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा होती है, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, और वो नीचे की तरफ पानी आएगा, तो पानी जब नीचे की तरफ गिरता है तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, वो पानी ठंडा होता है तो ध्वनि ऊर्जा होती है, ठंडा होता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, उसमें ऊर्जा होगी, है। तो इसमें देखो उसमें ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा वाला ये पड़ा ध्वनि ऊर्जा, और यहाँ क्या है, यांत्रिक ऊर्जा। तो बिल्कुल सही है, यांत्रिक ऊर्जा का किस में होगा, ध्वनि ऊर्जा में होगा। ध्वनि का यांत्रिक में नहीं होगा, ऊष्मा का यांत्रिक, हाँ यदि उल्टा होता, यांत्रिक का ऊष्मा में होता है, यांत्रिक ऊर्जा का ऊष्मा में होता है। यहाँ स्थितिज ऊर्जा का यांत्रिक नहीं, यहाँ फिर गतिज करो, यहाँ क्या करेंगे, गतिज है। तो स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है, गतिज में होता है। प्रकाश के वर्णक्रम में माध्य रंग होता है, प्रकाश के वर्णक्रम में माध्य रंग होता है, हम लिखते हैं विबग्योर, लिखते हैं ना, विबग्योर।
ऐसे। ये विबग्योर है। अब हम ये लगा लेते हैं, 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, ये 7 के आधार पर ये ले लेते हैं कि ये भी चला। अरे भैया गणित थोड़ी निकाल रहे हो, मैथ्स है क्या? मैथ्स नहीं है, ये वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के आधार पर, और स्पेक्ट्रम के आधार पर तो आपके सामने इंद्रधनुष बिल्कुल देख लीजिए। इसमें आप इंद्रधनुष में देखते हैं तो देखो इसमें ये येलो वाला बीच में, बिल्कुल बीच में आप देख सकते हो येलो वाला, ये बीच में है येलो है 5800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ऊपर सबसे पहले रेड के लिए कितना आता है 7800 एंगस्ट्रॉम, और बैंगनी के लिए कितना आता है 3800 एंगस्ट्रॉम आता है? ये वी के लिए, ये आर के लिए, ये येलो के लिए। तो 5800 दोनों के बीच का है। 7800 में से 3800 निकालते हैं तो कितने रहते हैं? 4000 रहते हैं। रहते हैं कि नहीं रहते हैं? और 4000 का आधा करें तो 2000, तो इधर 2000 जोड़ दो या इसमें से 2000 घटा दो, कितना आएगा? 5800 आता है। तो इसमें कौन सा होगा? ये पीले वाला होगा। एक पिंड को जब 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो पिंड जब नीचे की ओर गिरता है तब किसी क्षण पिंड का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड होता है। उस समय पर पिंड की यांत्रिक ऊर्जा कितनी होगी? यानी 100 मीटर की ऊंचाई से h बराबर 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। पिंड जब नीचे की ओर गिरता है, नीचे की ओर गिरता है तब किसी क्षण पिंड का वेग कितना है? 20 मीटर किसी क्षण। यानी यहाँ हम ये मान लें, यहाँ v बराबर कितना मान लें? 20 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो उस समय पर पिंड की यांत्रिक ऊर्जा कितनी होगी? इस समय पिंड की यांत्रिक ऊर्जा, यानी यांत्रिक ऊर्जा कौन? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा की अपन ये बात करें तो देखो इस जगह कुल ऊर्जा की बात करोगे तो आप यही तो लिखते हो E बराबर K प्लस U। अरे क्या लिखोगे? E बराबर K प्लस U। एक पिंड को जब 100 मीटर की ऊंचाई से, तो एक तो इसमें जो एक पिंड है यहाँ द्रव्यमान रह गया है, यानी जैसे 2 किलोग्राम द्रव्यमान हम लेते हैं तो 2 किलोग्राम जो द्रव्यमान लेंगे तो ऐसी अवस्था में यहाँ E बराबर क्या होगा? E बराबर हो जाएगा mgh। m की जगह 2, g की जगह 10 और h की जगह कितना करें? 100। तो ये कितना जैसे आ जाता है? ये 2000 जूल। यदि 2 लें इसमें है, आप 9.8 जैसे इसकी जगह 9.8 करें तो 9.8 करेंगे तब ये कितना आता है? 1960 जूल। कितना आ जाएगा? 1960 जूल। तो यहाँ ऊर्जा कितनी हुई? 1960 जूल। तो यहाँ भी कितनी होगी? 1960 होगी, ध्यान रखना। अब आप यहाँ इसको 1960 कर दो बराबर, आप गतिज ऊर्जा निकाल लो किससे? 1/2 m v स्क्वायर से और प्लस u 1/2 m। m कितना? 2 किलोग्राम। v कितना? 20 दे रखा है। अरे 20 दे रखा है ना, यहाँ 20 कर दो तो इससे गतिज ऊर्जा आ जाएगी। गतिज ऊर्जा को इसमें से घटा दो, कौन सी ऊर्जा आएगी? यहाँ स्थितिज ऊर्जा भी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन बात यांत्रिक ऊर्जा की हो रही है तो कुल ऊर्जा की बात है, तो कुल ऊर्जा जो यहाँ होगी वो की वो कुल ऊर्जा इस जगह होगी। तो कितना आ जाएगा इसमें? 1960 जूल के रूप में प्राप्त हो जाएगी। और यदि आप स्थितिज ऊर्जा यहाँ ज्ञात करना चाह रहे हो तो देखो पहले गतिज ऊर्जा निकाल लो। 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 m की वैल्यू कितनी है? 2। v कितना है? 20। तो ये 20 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। ये जैसे इससे कैंसिल, तो ये कितना आ गया? 400 जूल आ गया। आ गया ना 400 जूल। और ये 400 जूल आप जो है वो किस में से घटा दो? ये 1960 में से 400 जूल घटा दो तो ये कितना आ जाएगा? ये 1560 जूल। किसका मान? ये यू का मान हो जाएगा। तो 1560 जूल तो यू का मान होता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा कितनी होती है? 400 जूल होती है, जबकि यांत्रिक ऊर्जा कितनी होगी? 1960 जूल होती है। अरे यांत्रिक ऊर्जा mgh कितनी है? 1960। गतिज ऊर्जा कितनी? 1/2 mv स्क्वायर 400 जूल, और 400 जूल को निकाल दो, उस बिंदु पर क्या आ जाएगी? स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। देखो ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में आगे पीछे हो गया था, है तब थोड़ा सा उपरोक्त प्रश्न में, यानी पहले वाले प्रश्न में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग वाली स्थिति में पिंड की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? निकालिए ना, कितनी है? 1960 में से 400 जाएंगे तो कितने बचते हैं? अरे mgh, ई का मान यही था ना, कितना लिखा? 2 गुणा 9.8 गुणा h कितना है? h था 100।
तो ये माला मान हमारे पास में प्राप्त हुआ था 1960 जूल। अब 20 मीटर प्रति सेकंड में, तो यहाँ के का मान निकाल लो, 1/2 mv², 1/2 2 गुणा v की जगह कितना करेंगे 20 का स्क्वायर। आप इसको हल करोगे तो ये मान आता है 400 जूल। किसका मान निकालना है? स्थितिज ऊर्जा का। E बराबर K प्लस U। E का मान कितना 1960, K का मान कितना 400 प्लस U। U बराबर कितना आ जाएगा 1960 में से निकाल दीजिए 1560 जूल के रूप में ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। प्रकाश किरण की गति से संबंधित असत्य नहीं है, असत्य नहीं है। इस टाइप की जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ए को नहीं से काट दो। किसको? ए को नहीं से काट दो। अब पढ़ो प्रश्न। प्रकाश किरण की गति से संबंधित सत्य है, तो सत्य कौन सा है? प्रकाश किरण बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में गति करती है। सही है। ऐसे ऐसे तो तब होगा जब यहां कोई क्या हो, मिरर हो, यहां कोई अवरोधक हो। ऐसी अवस्था में वापस प्रकाश का मुड़ना होता है। ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये तो फिर भी पॉसिबल होता है। जैसे इस तरह से अपन ले हैं, क्योंकि प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाएगा, लेकिन इस तरह से पॉसिबल नहीं होता, और ये भी पॉसिबल नहीं होगा। संगत नहीं है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, बिल्कुल संगत है। भार का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है क्या भार का मात्रक? चुंबकीय बल का क्या होता है? टेस्ला ना, चुंबकीय बल का मात्रक टेस्ला नहीं है। चुंबकीय बल का मात्रक न्यूटन ही होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है, लेकिन भार का मात्रक किलोग्राम नहीं होता। भार का मात्रक न्यूटन होता है। भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। चुंबकीय बल टेस्ला जो है वो चुंबकीय बल का अपने दिमाग में होता है। ये टेस्ला चुंबकीय तीव्रता का होता है। किसका होता है? चुंबकीय तीव्रता का मात्रक होता है, टेस्ला होता है। ठीक है ना ये? तो उसमें, और ये किलोग्राम जो होता है ये किसके लिए होता है? किलोग्राम ये द्रव्यमान का होता है। ये किसका मात्रक होगा? ये द्रव्यमान का मात्रक होता है, किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्प्रिंग की खींची हुई अवस्था में कौन सी ऊर्जा होती है? बताया ना मैंने, कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। पीछे क्वेश्चन भी किया था। टेलीफोन पर वार्तालाप के समय समान ध्वनि सुनकर व्यक्ति की पहचान ध्वनि के किस अभिलक्षण के आधार पर की जाती है? अरे फोन पर पूछते हैं ना अपन कि फोन आता है कई बार कि हेलो, हाँ भाया तन क्या को बेरो पटा है, तू तो बड़ो बड़ो आदमी होगो, बोलते हैं ना कई बार। लेकिन आवाज़ से हम यूँ करते हैं, थोड़ी देर बाद में आवाज़ से पकड़ लेते हैं कि ये आदमी फलान बोल रहा है। तो वो कौन सा गुण है ध्वनि का, कौन सा अभिलक्षण है जिसके आधार पर ये चीज़ अपन पता कर सकते हैं? अंधेरे कमरे में जब 2 या 4 व्यक्ति आपस में वार्तालाप करते हैं तो बिल्कुल अपन ये पहचान कर सकते हैं परिचित आदमी है कि यहाँ ये बंदा खड़ा है, यहाँ ये बंदा खड़ा है, इस तरह से। तो इसमें देखो, एक तो होती है तीव्रता, एक तारत्व, एक प्रबलता, एक गुणता। प्रबलता का संबंध कान से होता है, कान की संवेदनशीलता से होता है, संवेदनशीलता से होता है। तारत्व का संबंध मस्तिष्क से, मस्तिष्क की संवेदनशीलता से होता है। समझ गए? मच्छर जो है उसकी प्रबलता, मच्छर का तारत्व अधिक होता है, दिमाग में भिनभिनाट, झन्नाट उत्पन्न होती है ना। तारत्व मस्तिष्क की संवेदनशीलता, प्रबलता कान की संवेदनशीलता, और गुणता जो होती है ये ध्वनि का वह अभिलक्षण है जो समान प्रबलता व समान तीव्रता वाली जो ध्वनि होती है, समान प्रबलता और समान तारत्व वाली जो ध्वनि होती है, समान आवर्ती वाली जो ध्वनि होती है, उसमें भी हम यदि अंतर कर सकें, वो गुण ध्वनि का क्या होता है? गुणता कहलाता है, क्वालिटी कहलाती है। 2 व्यक्ति यदि आपस में वार्तालाप कर रहे हैं तो दोनों की फ्रीक्वेंसी समान है, फिर भी हम पहचान कर जाते हैं कि ये चाचा जी हैं और ये कौन से हैं? ताऊ जी बोल रहे हैं। तो वो कौन सा गुण होता है? वो ध्वनि की गुणता का होता है। तो ये आपका टॉपिक जो है, इसकी स्लाइड्स आपको टेलीग्राम चैनल पर
मिल जाएगी आप। और एक चीज़ आपको मैं बताऊं, जैसे कि कुछ बच्चे ढूंढते हैं ऐसे कि वीडियो बहुत सारे हो गए नहीं मिलते हैं, तो आप अपने प्रयास ऑनलाइन का जो चैनल है, प्रयास ऑनलाइन जो है, उसके ऊपर आप जब अंगुली रखोगे तो ऊपर लिखा हुआ आता है वीडियोज़, प्ले लिस्ट हैं, कम्युनिटी चैनल, इस तरह से दिए हुए हैं। तो आप उसमें जो जैसे वो प्लेलिस्ट जो है, आप प्लेलिस्ट पर अंगुली रखो, और प्लेलिस्ट पर अंगुली रखोगे तो आपके सामने फिर वीडियोस मिलते हैं आपको। जैसे इंग्लिश का मिल गया है, साइंस के मिल जाएंगे, मैथ्स के मिल जाएंगे। उसमें फिर आप साइंस वाला तो साइंस वाले पे क्लिक करोगे तो उसमें बायो, फिजिक्स हैं, केमिस्ट्री के आपके वीडियो मिलेंगे। जो आपने नहीं देखा है उस वीडियो को आप देख सकते हो आराम से टच करके। तो आप थोड़ा सा पुराने जो वीडियो हैं उनको ढूंढने का तरीका मैंने आपको बताया। चलो, धन्यवाद।